नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण, कई जगहों पर AQI इंडेक्स 450 के पार पहुंचा। ग्रेड 3 भी लागू। दिल्ली में सभी स्कूल 2 दिन के लिए बंद। ऑड इवन की वापसी भी संभव। गोपाल राय ने बीजेपी से की राजनीति छोड़कर एक्शन लेने की अपील। पूरे एनसीआर के अंदर दिल्ली में तो हमने डीजल गाड़ियों का प्रवेश बंद कर दिया, लेकिन पूरे एनसीआर में गाड़ियां चल रही हैं डीजल की। कम से कम इस समय तो बंद कर दो। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में तेजी। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद। मिड कैप, स्मॉल कैप, रियलिटी, PSE, बैंकिंग, फार्मा शेयरों में खरीदारी। सेंसेक्स 283 और निफ्टी 97 अंक चढ़ा। गाजा सिटी को इजरायली फोर्स ने चारों तरफ से घेरा। जंग में अब तक 9000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और नेतन्याहू ने की मुलाकात। आम नागरिकों की जान बचाने पर हुई बात। दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय फूड पावर का प्रदर्शन। पीएम मोदी ने किया वर्ल्ड फूड इंडिया का उद्घाटन। 80 देशों के 1200 से ज्यादा मेहमान हुए शामिल। इस बार बनेगा सबसे लंबे डोसे का रिकॉर्ड। 2000 रुपए के नोट बदली को लेकर अचानक से लग रही है आरबीआई ऑफिसों पर लोगों की भीड़। बच्चे, बूढ़े, स्टूडेंट सभी की आरबीआई के बाहर लंबी कतार। और खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर में जो आजकल सांसों को लेकर आफतकाल मचा हुआ है उस पर, क्योंकि गंभीर संकट दिल्ली और एनसीआर दोनों जगहों पर इस लेकर हो चुका है। यहां पर वायु प्रदूषण भयानक तौर पर खराब हो गया है। AQI इंडेक्स यानी कि AQI दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद में नए रिकॉर्ड पर पहुंच चुका है। दिल्ली में ग्रेड 3 लागू कर दिया गया है। प्राइवेट स्कूल्स, डीजल गाड़ियों पर दिल्ली में फिलहाल एंट्री बंद कर दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि अगले 15 दिन दिल्ली के लिए बेहद क्रिटिकल है। 10 दिन तक सभी सरकारी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूलों को 2 दिन तक बंद कर दिया गया है। तो वहीं दिवाली के बाद दिल्ली में ऑड इवन लागू होने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में सांसों का जो आपातकाल है वो लगातार जारी है। देखिए, दिल्ली के अंदर जो मौसम जिस तरह से बदला है और टेम्परेचर डाउन जा रहा है, हवा की स्पीड जो है काफ़ी कम हो गई है। ऐसे में जो पोल्यूशन के सोर्सेज हैं, चाहे गाड़ियों का पोल्यूशन है चाहे डस्ट का पोल्यूशन है, उसको सख्ती के साथ कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके लिए ग्रेड 3 लागू हुआ है। उसमें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद किया गया है। जो गाड़ियों का BS3, BS4 का उनको बंद किया जा रहा है। और इन सब चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो जब मौसम बदलता है और यहाँ चादर छाती है, तो उसमें सबसे बड़ा कारगर उपाय यही होता है कि जो सोर्सेज है उनको कंट्रोल किया जाए। तो जो सोर्सेज गाड़ियों का पोल्यूशन है, डस्ट का पोल्यूशन है, यही पोल्यूटेड मैटर जो है बायोमास बर्निंग है। तो ग्रैप उन सोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए जो है फोकस करता है। पंजाब की पराली पिछले दिनों जो जलती थी उससे कम हुई है, लेकिन उसे और कम करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। दिवाली के आसपास दिल्ली की हवा यूं ही हमेशा दमघुट्टू हो जाती है, जिसको लेकर कई बार कई तरीके के कदम उठाए गए हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में स्मॉग टावर लगे थे, लेकिन आज ये टावर खुद धूल फाक रहे हैं। इसका जायजा लिया मैं संवाददाता दीपाली नंदा ने। इस वक्त मैं मौजूद हूं बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस में, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये स्मॉग टावर, जिसका उद्घाटन 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया था। मकसद यही था कि जब दिल्ली की हवा जहरीली हो तब ये स्मॉग टावर की मदद से दिल्ली वालों को थोड़ी राहत दिलाई जा सके। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ताला जड़ा हुआ है, हर जगह धूल मिट्टी है, जो पंखे हैं वो बंद पड़े हैं, और ऊपर जो स्क्रीन लगाई गई है इसका काम ये था कि इस एरिया में क्या कुछ प्रदूषण का स्तर है और ये स्मॉग टावर कितना काम कर रहा है दूषित हवा को कम करने के लिए, उसकी जानकारी स्क्रीन पर दी जानी थी। लेकिन ये स्क्रीन भी बंद पड़ी है। इस तरह के नीचे जो पंखे हैं, करीब इस पूरे स्मॉग टावर में 40 पंखे लगाए गए, वो भी बंद पड़े हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का ये कहना है कि दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो संबंधित कंपनियां थी जो स्मॉग टावर को मेंटेन कर रही थी, चला रही थी, उन्हें पेमेंट रोक दी गई, जिसके चलते ये पूरा जो स्मॉग टावर है वो नॉन फंक्शनल हो गया है।
अब मैं आ गई हूँ लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट में और आप मेरे पीछे जो स्मॉग टावर देख रहे हैं ये दिल्ली का पहला स्मॉग टावर है जिसे साल 2020 में लगाया गया था। ऑब्जेक्टिव यही था कि जो आसपास की हवा है इसको ये शुद्ध करेगा, इसलिए यहाँ पर इसका स्मॉग टावर का नाम भी शुद्ध ही रखा गया था और इसे ट्रेडर एसोसिएशन और गौतम गंभीर फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर लगाया गया था। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो आपके सामने है कि जंग खाता हुआ ये स्मॉग टावर दिखाई दे रहा है। जब इसे लगाया गया था तो ये बात भी सामने रखी गई थी कि इस तरह के 50 से ज़्यादा स्मॉग टावर्स दिल्ली में लगाए जाएंगे, लेकिन संख्या तो नहीं बढ़ी और जो पहले से मौजूद स्मॉग टावर है उसकी जो स्थिति है वो आपके सामने है। अगर ये इंस्टॉल्ड जो स्मॉग टावर है फंक्शनल होता तो इसमें इतनी क्षमता थी कि आसपास 700-750 मीटर का जो एरिया है वहाँ पर प्यूरिफाई करके हवा को सप्लाई कर सकता था, लेकिन यहाँ पर भी ये धूल झांकता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में प्रदूषण को लेकर चल रही राजनीति पर गोपाल राय ने कहा है कि वो बीजेपी से अपील करते हैं कि इस वक्त राजनीति ना करे और ठोस कदम उठाएं। पूरे एनसीआर के अंदर दिल्ली में तो हमने डीजल गाड़ियों का प्रवेश बंद कर दिया, लेकिन पूरे एनसीआर में गाड़ियां चल रही हैं डीजल की। कम से कम इस समय तो बंद कर दो। एनसीआर के अंदर डीजल की सारी जो गाड़ियां हैं, जो सरकारी बसें चल रही हैं, कम से कम उसको तो बंद कर दो। पूरे एनसीआर के अंदर जो है ईंट भट्ठे आज भी चल रहे हैं, उस पर तो कार्रवाई कर दो। कम से कम 15 दिनों के लिए कम से कम बिजली डाइवर्ट करके एनसीआर में दे दो। जो जनरेटर से बिजली घर चल रहे हैं, लाइट चल रही है, कम से कम उस पर तो कंट्रोल हो जाए। तो मेरा यह निवेदन है भारतीय जनता पार्टी से, प्लीज, दिल्ली के चारों तरफ आपकी सरकार है, ऊपर भी आप हो, आजू में भी आप हो, बाजू में भी आप हो, केंद्र में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, हरियाणा में आपकी सरकार, और आप बयान जारी करके जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हो। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कब सक्रिय होंगे भाई? राजस्थान, हरियाणा के पर्यावरण मंत्री कब सक्रिय होंगे? उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री कब सक्रिय होंगे? दरअसल दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के आसपास जो एनसीआर का इलाका है वो भी फिलहाल वहां की स्थिति भी बहुत खराब है। गाजियाबाद, नोएडा में भी AQI बहुत ही ज्यादा खराब लेवल पर है। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिल्ली जाते समय जब वो गाजियाबाद में उतरे तो विमान से बाहर निकलते हुए इनकी आंखों में जलन होने लगी। इसके अलावा उन्होंने और इस पर किसी तरीके का कोई कदम उठा रहे हैं इस तरीके की कोई बात नहीं कही। दिल्ली जब मैं लखनऊ से गया वहाँ धूप थी, लेकिन अगले 35 मिनट के अंदर मेरी फ्लाइट गाजियाबाद में लैंड की। तो गाजियाबाद में मैंने देखा पूरा अंधेरा था। जैसे मैं उससे उतरा देखा मैंने कि बाहर आंखों में जलन हो रही थी। तो मैंने कहा ये धुंध तो नहीं है, ये केवल धुआं भी है, इसके साथ डस्ट पार्टिकल भी इसके साथ में है। इस बीच प्रदूषण से दिल्ली एनसीआर की जनता का हाल बेहाल है। लोगों का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द कोई सख्त कदम इसको लेकर उठाना ही चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम रोज न्यूज़ पढ़ते हैं, मैं रोज न्यूज़ पढ़ती हूँ, मुझे पता है वो लोग बहुत सारे तरीकों से बहुत सारे मेजर्स ले रहे हैं इसके लिए, बट थोड़ी और ज़रूरत है। प्रदूषण बच्चों के लिए जो खतरनाक ही है, आज से ज्यादा प्रदूषण हो गया। बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को ही नहीं सबको प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ टाइम के लिए जब तक भी होगा वी ऑल्सो प्रेफर ऑनलाइन क्लासेस। तो मेरे ख्याल से सरकार और साथ में कॉमन हम लोगों को भी उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सब कुछ सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते, दोनों को मिलकर हमें इकट्ठा काम करना पड़ेगा उसके। दिल्ली प्रदूषण के बाद अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज भी ग्लोबल अच्छे संकेतों से लगातार दूसरे दिन बाजार में तेजी रही। इसी के साथ सेंसेक्स 283 अंक चढ़कर 64,364 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 97 अंक चढ़कर 19,231 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी रियलिटी, PSE, बैंकिंग, फार्मा शेयरों में रही। IT, FMCG, ऑटो इंडेक्स बढ़त पर आज बंद हुए। बाजार क्या इशारे कर रहा है और आपको बाजार में क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर।
दिल्ली के भारत मंडपम में भारत के फूड पावर को दुनिया देख रही है और इस बार यहां पर दुनिया का सबसे लंबा डोसा तैयार हो रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड फूड इंडिया का आज उद्घाटन उन्होंने किया और यहीं पर भारत के फूड की अलग अलग वैरायटी की प्रदर्शनी भी है। इससे पहले यहीं पर साल 2017 में सबसे ज्यादा खिचड़ी बनाने का विश्व रिकॉर्ड बना था। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर रिसोर्सेज को शोकेस किया जाएगा। इसमें 80 देशों के 1200 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं और वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के साथ एक फूड एग्जीबिशन भी लगाया गया है। इस शानदार फूड एग्जीबिशन का जायजा लिया हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने। हम एक प्लास्टिक फ्री दुनिया की तरफ जा रहे हैं और बाजार में बहुत सारे प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव्स आ सकते हैं। अगर हम कटलरी की बात करें तो उसका भी बहुत सारा रिप्लेसमेंट है। जो पहले प्लास्टिक के प्लेट या कप होते थे उसकी जगह हम बायोडिग्रेडेबल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कितना अच्छा हो कि अगर सिर्फ चीजें बायोडिग्रेडेबल ना हो बल्कि एडिबल भी हो, यानी कि इसे बाद में खाया भी जा सके। तो हमारे साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यहाँ पे वर्ल्ड फूड इंडिया में हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करने के बाद उनका इस्तेमाल भोजन के लिए भी कर सकते हैं। हालांकि ये सारे इंसानों के खाने लायक नहीं है, कुछ एनिमल फॉडर के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे इंसान भी खा सकते हैं, जैसे कि ये प्लेट देख रहे हैं आप, ये बना है राइस हस्क से। आपने राइस बोला हस्क एंड राइस स्ट्रॉ। राइस हस्क और राइस स्ट्रॉ से बना है, जिसे जो एनिमल हैं, जो कैटल्स हैं, वो बड़े चाव से खाएंगे। इसके अलावा यहाँ बहुत सारी और सी भी चीजें हैं। हम देख सकते हैं कि कप्स हैं, यहाँ पे प्लेट्स हैं, अलग अलग साइजेस के इन्होंने प्लेट्स बनाए हुए हैं। ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझाएंगे। सो बेसिकली हमने ये चीज देखते हुए कि प्लास्टिक पोल्यूशन और पेपर को बनाने में कितना कार्बन इंटेंसिव होता है, उसको देखते हुए हमने एक ऐसा फॉर्म ऑफ डिस्पोजेबल टेबलवेयर स्ट्रक्चर किया जो नॉट ओनली बायोडिग्रेडेबल विद इन 30 डेज, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एनिमल फीड आफ्टर। 90% कार्बन एमिशंस उसमें कम हुए, जीरो वेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हुए एंड UN SDG गोल्स को हमने माइंड में रखते हुए ये टेबलवेयर बनाई है। एडिबल स्पून का रेंज होता है। अच्छा, ये इसको आप ये राइस फ्लावर एंड व्हीट फ्लावर से बनता है बेसिकली, एंड इसको इंसान खा भी सकते हैं। मैं ट्राई करता हूँ खाने का। थोड़ा सा मीठापन है इसमें। यस, दैट इज देयर। बहुत अच्छा, ये बिस्किट जैसा लग रहा है। तो आप चम्मच से खाना खाइए और जो चम्मच है उसके बाद चम्मच को खा लीजिए। इस तरह के कई सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स यहाँ पे वर्ल्ड फूड इंडिया में हमें देखने को मिला है और खासतौर पे ये CISR और ये कुदरत इनका स्टार्टअप है, इनके सहयोग से इसे बनाया गया है। और अब बात इजराइल हमास जंग की। इजराइल हमास युद्ध को 28 दिन बीत चुके हैं और अब तक इस युद्ध में 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। UN और अमेरिका समेत कई देशों की शांति अपील के बाद भी ये लड़ाई रुकने की बजाय और तेज होती जा रही है। एक तरफ अमेरिका ने इजराइल का खुले तौर पर समर्थन किया है। जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दूसरी बार इजराइल के दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के बाद यमन के हुतियों और ईरानी समर्थित मिलिशिया ग्रुप की एंट्री हो गई है। इस बीच आज हिजबुल्लाह चीफ का संबोधन होना है, जिस पर इजराइल समेत अमेरिका की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल हिजबुल्लाह चीफ के संबोधन से आज ये साफ हो जाएगा कि क्या हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ फ्रंट फुट पर आकर जंग करने के लिए तैयार है। तो वहीं इजराइल ने की तरफ से लगातार जो ग्राउंड ऑपरेशन उसका है वो जारी है और इजराइल ने गाजा शहर को पूरी तरीके से घेर लिया है। हालांकि इस ऑपरेशन में अब तक 23 से ज्यादा इजरायली सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन इस जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही जगहों के कई ठिकानों को तबाह किया है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अपने दूसरे इजराइल दौरे पर, जहां उनकी मुलाकात बेंजामिन नेतन्याहू से हुई, ब्लिंकन ने अपने मुलाकात में अमेरिका के 200 से ज्यादा बंधकों की रिहाई को लेकर नेतन्याहू से बात की। Well, as we said, and it's important, Israel has the right and the obligation to defend itself, and again to try to make sure that what happened never happens again. No country, not the United States, not anyone else that I can think of, would tolerate the slaughter of its civilians. So we stand behind that. इस बीच यानी कि इजराइल हमास युद्ध के बीच भारत ने एक बार फिर से अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले को आतंकी घटना करार दिया है और कहा है कि किसी भी स्वरूप का आतंकवाद हमें स्वीकार्य नहीं है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच 2 राष्ट्र का ही सॉल्यूशन बनता है। Happened on October 7th, this big act of terrorism, the subsequent happenings after that. This has
taken the entire region into a very different direction. But surely it must be everybody's hope that eventually, the conflict cannot be the normal of that region, that it comes back to some stability, some cooperation. There has to be a solution to what is, the problems which face the Palestinian people. और 2000 रुपए के नोट को बैंक में जमा कराने की जो डेडलाइन थी वो खत्म हो चुकी है। अब लोग सीधे आरबीआई के ऑफिसों में नोट एक्सचेंज कराने के लिए भीड़ लगा रहे हैं। अहमदाबाद में आरबीआई ऑफिस के बाहर लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। ये आप लंबी लंबी लाइन देख सकते हैं। ये कोई फ्री राशन नहीं बंट रहा है, ना तो कोई सरकारी योजना का यहाँ पर लाभ मिल रहा है, लेकिन ये सभी लोग अलग अलग जगह से 2000 की करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए आए हैं। ये है आरबीआई का हेडक्वार्टर, अहमदाबाद आरबीआई का हेडक्वार्टर। और अब बैंकों में ये सारी फैसिलिटी है वो बंद हो गई है, लेकिन आरबीआई में अभी भी 2000 की करेंसी है, उनके बदले में अन्य करेंसी नोट्स दी जाती है। आइए हम जानते हैं कि ये कहाँ से आए। आप कहाँ से आए हैं और कितनी नोट? मैं राजकोट से आया हूँ और मेरे पास 14 नोट है। तो इतनी देर क्यों लगा दी? एक्चुअली ये थोड़ा रह गया था चेंज करने के लिए, बाद में अभी 2 दिन पहले पता चला कि यहाँ पे पड़ी है। आइए हम और कुछ लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं यहाँ अहमदाबाद का ही हूँ सर। तो क्यों आपने ये अभी तक नोट नहीं बदले, किसकी है? सर ये मेरे सेठ की नोट है, तो अभी तक वो डेट है अभी। तो आपको कुछ मिलेगा यहाँ? तो आप घंटों से खड़े हैं, कितने समय से खड़े हैं? सुबह 6:30 बजे से खड़ा हूँ। अच्छा, तो सेठ कुछ देंगे कि नहीं? हाँ वो तो देंगे ना। आप कहाँ से आ रहे हैं? धोलका से। कितनी नोट आपके पास है? 10 नोट। आप काका कहाँ से आ रहे हैं? बायड साइड से आ रहा हूँ मैं। तो ये क्यों अभी तक आपने देर कर दी? बायड में क्यों चेंज नहीं की? नहीं, बायड में करतापन जो लक्ष्मी जी ने रखी थी घर में दबा के, तो वो अभी निकली। अभी घर साफ किया तब बाहर निकली, तो लेके आए हम चेंज करने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ। आपका स्वागत है और अब बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में आज ऐसी 2 टीमों के बीच मुकाबला है जो इस वर्ल्ड कप में बड़े बड़े उलटफेर कर चुकी है। जी हां, अफगानिस्तान और नीदरलैंड्स की टीम ने इस वर्ल्ड कप में अपना दमखम दिखाया है। आज लखनऊ में इन डार्क हॉर्सेस टीमों के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। हालांकि टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी नीदरलैंड की जो टीम है कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। टीम ने 9 विकेट खोकर सिर्फ 179 रन बनाए। अब अफगानिस्तान के सामने 180 रन का टारगेट है। खास बात यह है कि दोनों ही टीमें अभी भी सेमीफाइनल की रेस में हैं और अगर दोनों टीमें टॉप 8 में बनी रहती हैं तो इनको चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने का टिकट तो मिल ही जाएगा। वर्ल्ड कप में गुरुवार को भारत ने श्रीलंका को बुरी तरह से हराया। भारत ने लंका को सिर्फ 55 रन पर ही समेट दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 357 रन बनाया था, लेकिन मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज और बुमराह ने श्रीलंकाई बैटिंग को ध्वस्त कर दिया। शमी ने 5, सिराज ने 3 विकेट लेकर 19 ओवर में ही पूरा खेल खत्म कर दिया। इस रिकॉर्ड जीत के साथ भारत पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर पहुंच चुका है और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम भी इंडियन टीम बन गई है। और आइए एक नजर डालते हैं और आपको अंक तालिका दिखाएंगे। उसके बाद श्रीलंका का जो हराकर भारत वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंच चुका है, वहां पर भारत की इस बार की पक्की दावेदारी है। आ चुकी है टीम इंडिया की बारी। देखिए हमारा खास कार्यक्रम उम्मीदों का वर्ल्ड कप शाम 5:57 पर।